किसी को अगर खरीदना है, आपने अगर ऊपर खरीद लिया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने कोई घटिया कंपनी नहीं खरीदी है, कंपनी अच्छी है, नो डाउट मार्केट लीडर है, तो कम से कम 5 साल का व्यू लेकर के चलो। 5 साल क्यों? क्योंकि 2028 के अंदर ये मार्केट लगभग 200 गीगावाट का होगा डोमेस्टिकली, और ग्लोबली अलग होगा। तो उसको देखते हुए आप अगर इसको लॉन्ग टर्म का व्यू बनाओगे तो ये स्टॉक आपके लिए मल्टी बैगर बन सकता है। लेकिन हाँ एवरीवन, तो आज डिस्कस करेंगे स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को। ये एसडब्ल्यू सोलार के नाम से भी स्टॉक को जाना जाता है मार्केट के अंदर। स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस मेरे पास में आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि क्या स्टॉक को यहाँ पे खरीद लें, क्योंकि जो स्टॉक आप देख सकते हो 650 के लेवल पे था, कहीं इसमें करेक्शन होते होते 484 है। मार्केट में बहुत सॉलिड करेक्शन चल रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो काफी कंपनीज के अंदर हमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है, क्या यहाँ पे स्टॉक को खरीद ले, क्या यहाँ से स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। और मल्टी बैगर वर्ड भी लोग इसीलिए यूज कर रहे हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो इसके अंदर सेक्टर के अंदर जो सपोर्ट है ना गवर्नमेंट का, वो बहुत सॉलिड आ रहा है। ये देखो एक इंडिया का आउटलुक है रिन्यूएबल एनर्जी का। क्विकली बिजनेस मॉडल समझा देता हूँ, और ये वीडियो जो होगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। देखो मैं आपको कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन इसके अंदर नहीं दूंगा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको एक अच्छी क्लैरिटी दूं एसडब्ल्यू सोलार के अंदर। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये एक ईपीसी कंपनी है और ओएनएम करती है। ईपीसी मतलब सोलर सेक्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल आपको अगर ऐसा बड़ा प्लांट लगवाना है इनसे सोलर एनर्जी का, तो ये आपके लिए डिटेल्ड इंजीनियरिंग करके देंगे, आपको डिजाइन करके देंगे किस तरीके का प्लांट होगा। प्रोक्योरमेंट, उसके अंदर जो भी चीजें यूज होंगी वो खुद खरीदेंगे, उसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, इंस्टॉलेशन भी करेंगे, और कमीशन मतलब स्टार्ट करके देंगे पूरा। स्टार्ट होने के बाद जब प्लांट चलने लगेगा उसकी ऑपरेशंस और मेंटेनेंस और सर्विसेज वगैरह भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं बाद में। ठीक है, तो आफ्टर जो सर्विसेज होती है वो सब भी ये कंपनी करती है, मतलब एंड टू एंड एक्सपर्टीज है एस डब्ल्यू सोलार की अपने सेक्टर के अंदर। ये कंपनी लीडर है। ठीक है, इनका जो कॉम्पिटिटर है वो लासर एंड टोब्रो है इंडिया के अंदर। बाकी ग्लोबली ये कंपनी एक तरीके से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इनके लीडिंग पोजीशन है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए भी लोग जो है यहाँ पे मल्टी बैगर वर्ड यूज करें, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या ये लीडर होने के साथ साथ जिस हिसाब से सेक्टर यहाँ पे ग्रो कर रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपको पता ही है, अभी जब राम मंदिर वाली स्पीच आई थी तब गवर्नमेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने काफी अच्छे सपोर्ट की बात करी थी सेक्टर के अंदर। उन्होंने बताया भी था कि हम इसके अंदर जितने भी गीगावाट्स की जो अभी करंट हमारी कैपेसिटी है उसको बढ़ाएंगे आगे इंडिया के अंदर। तो आप देख सकते हो कि ये सेक्टर कितनी तेजी से बूम कर रहा है। 16 के अंदर FY16 में 7 गीगावाट की प्रोडक्शन थी, FY23 में 67 हो गई, लगभग 10 टाइम्स हो गई विद इन 7 to 8 ईयर्स। बहुत सॉलिड ग्रोथ हुई है। कहाँ पे? इंडिया आउटलुक के अंदर, इंडिया के अंदर कैपेसिटी एडिशंस जो है। और 2028 आप देखोगे FY28 तक 200 गीगावाट हो जाएगा। 32.3% CAGR से ये मार्केट आगे ग्रो करने वाला है डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर। बहुत सॉलिड ग्रोथ होने को आगे दिख रही है इसके अंदर। प्लस शार्प डिक्लाइन इन सोलर मॉड्यूल प्राइसेस। सोलर मॉड्यूल क्या होता है? बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे जो बॉक्सेस से बने हुए हैं इस प्लांट के अंदर, ये जो सोलर पैनल है इसके अंदर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल होता है जो कि एक तरीके से रॉ मटेरियल है इसको बनाने के लिए। जब उसके प्राइसेस घट जाएंगे तो डेफिनेटली जो कंपनी से प्लांट लगा रही है उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो यूनिट कॉस्टिंग होती है बिजली बनाने की वो कम हो जाएगी। ठीक है, पहले अगर 100 करोड़ रुपए लग रहे थे इस प्लांट के अंदर, तो हो सकता है 90 लगे, 80 लगे, तो जो बिजली बाद में बनेगी वो थोड़ी सस्ती बनेगी। तो इसलिए जो मार्केट है उसका इंटरेस्ट बन रहा है इसके अंदर ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी। बाकी गवर्नमेंट फिस्कल और रेगुलेटरी इंसेंटिव्स दे रही है, पीएलआई दे रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स वगैरह गवर्नमेंट इसके अंदर प्रोवाइड कर रही है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट वगैरह गवर्नमेंट कर रही है यहाँ पर। तो नेट नेट इसीलिए ये स्टॉक यहाँ से लगता है कि मल्टी बैगर बन सकता है। लेकिन उसके लिए हम इसके फाइनेंशियल्स वगैरह देखते हैं पहले, और ये इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आप देखो ये एक 11 करोड़ की कंपनी हैगी। ROC नेगेटिव है, ROE भी नेगेटिव है। नेगेटिव कब होता है? जब कंपनी लॉस मेकिंग होती है। दूसरी चीज, ये डेफिनेटली रेड फ्लैग तो है ही, लेकिन लॉस मेकिंग होने के हम रीजंस देखेंगे। प्लेज परसेंटेज 37% है। इनके एक प्रमोटर है शफूर जी करके, इनकी अपना शेयर हो सकता है आने वाले फ्यूचर में बेचे, ऐसी न्यूज आई थी बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स में 11 मार्च को, अभी 3-4 दिन पहले ही। और उसको इन्होंने क्लैरिफाई किया, इन्होंने कंफर्मेशन दिया कि ये अपना शेयर मार्केट में नहीं बेचेंगे। और देखो इससे पैनिक ही होता है, अगर शेयर यहाँ मार्केट में गिर रहा है और कोई बड़ा इन्वेस्टर, कोई प्रमोटर का स्टॉक को बेच दे तो स्टॉक और ज्यादा टूट जाता हैगा, जिससे लिक्विडिटी फ्लो मार्केट में बढ़ जाता है, मतलब कि स्टॉक्स की लिक्विडिटी बढ़ जाती है और ज्यादा सप्लाई बढ़ जाती है, तो स्टॉक वहां पे टूट जाता है। लेकिन इन्होंने ऐसा कंफर्मेशन दिया है कि ये अपने स्टॉक्स को नहीं बेचेंगे। बट स्टिल ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि ये सफूर जी का मूड है, आज नहीं बेच रहे हैं, हो सकता है इनको पैसे की जरूरत हो तो ये आगे भविष्य में बेच दे, तो स्टॉक वहां टूटेगा जरूर। ठीक है, बात करते हैं कि अब ये नेगेटिव जो इनके ROC ROE हैंगे, जो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2023 में इन्होंने लॉस किया है। तो FY28, 29 और 2020 के अंदर ये कंपनी देख रहे हो प्रॉफिटेबल है, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। कोविड आता है 2020 में और मार्च 21 का रिजल्ट इनका नेगेटिव हो जाता है, और उसके बाद में 3 साल तक ये लोग नेगेटिव रहते हैं। नेगेटिव क्यों रहते हैं? नंबर वन, जो इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, पहली बात तो वो
साल के पहले मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 2023 में ऑर्डर मिलेगा अभी या 24 में मिलेगा अभी मार्च में, तो ऑफ कोर्स आप 24 का ऑर्डर 24 में कंप्लीट नहीं कर पाते हो। बहुत बड़े-बड़े ऑर्डर्स होते हैं वो, ठीक है? पूरे एक जैसे बताया इंजीनियरिंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, फिर ये उसके बाद कहीं प्रोडक्शन में जाता है प्लांट, फिर वहाँ से पैसा आता है। तो नेट-नेट कहने का मतलब ये है 3 साल, 2 साल लग जाते हैंगे पूरे ऑर्डर को कंप्लीट करने में। तो जो ऑर्डर इनको 2019 में मिला होगा, इन्होंने उसकी कॉस्टिंग, उसकी बिडिंग उसके अकॉर्डिंगली करी होगी, क्योंकि बिड लगानी पड़ती है। तो बिडिंग के अंदर क्या करते हो आप लोग, पूरे मार्जिन्स लेके चलते हो कि हमारा लेबर का खर्चा इतना आएगा, प्लांट में इतना खर्चा होगा, बाकी सारे खर्चे इतने होंगे। तो वो खर्चे कहीं ना कहीं कोविड के बाद बढ़ गए। कैसे बढ़े? आपकी लेबर की कॉस्ट बढ़ गई पहली बात तो। कोविड के अंदर जो इंटरनेशनल आपके प्रोजेक्ट्स थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बाकी कंट्रीज में, वहां पे लेबर मिलनी मुश्किल हो गई, लेबर के प्राइसेस बढ़ गए। दूसरी चीज, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, क्योंकि मार्केट इंडस्ट्री बंद थी, ठीक है? जब रॉ मटेरियल आपको मिलेगा नहीं, आपको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो आपका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पे देखो ये लोग नेगेटिव मार्जिन्स के अंदर आ गए, नेगेटिव प्रॉफिट्स आ गए, और वो चीज़ थोड़ी लंबी चली। मार्च 2023 में इनका रेवेन्यू ही 2000 करोड़ का रहा। क्यों रहा? क्योंकि कंपनी ने न्यू प्रोजेक्ट्स लेने बंद कर दिए इंटरनेशनली। ये लोग सिर्फ डोमेस्टिक न्यू प्रोजेक्ट्स ले रहे थे, बाकी विदेशी प्रोजेक्ट्स ये लोग नहीं ले रहे थे। उसकी वजह से यहाँ पे इनके रेवेन्यू में भी आपको 2000 करोड़ ही दिख रहा है, बाकी का जो पीछे का आप देख रहे हो 500 करोड़ से कम हो गया। तो नेट नेट ये इनकी सिचुएशन थी। अब बात करते हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो दिसंबर 23 में आपको दिखेगा इन्होंने 43% की ग्रोथ करी है इस दिसंबर से इस दिसंबर में, ठीक है? बट ये कोई बहुत सॉलिड ग्रोथ नहीं है। क्यों नहीं है इन्होंने? क्योंकि यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 760 करोड़ का रेवेन्यू किया था, मतलब इतने की इन्होंने अपने प्रोजेक्ट की डिलीवरी करी होगी। यहाँ पे इन्होंने कम किया है 583, क्योंकि इस कंपनी को आप सीजनैलिटी के बेसिस पे नहीं देख सकते। दिसंबर टू दिसंबर कंपैरिजन की कोई सेंस नहीं बनती यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऑर्डर बुक वाली कंपनीज है। यहाँ पे आपको फोकस करना होगा कि पिछले क्वार्टर में कितना किया था, अगले क्वार्टर में कितना किया, उससे अगले क्वार्टर में कितना किया। वो कंपनी की कैपेबिलिटी को दर्शाता है। कैसे? अगर कंपनी के पास 1000 करोड़ के ऑर्डर्स हैंगे, तो 1000 करोड़ में अगर उन्होंने 200 करोड़ मान लो पहले कर दिया क्वार्टर वन में, क्वार्टर टू में फिर 250 करे, क्वार्टर थ्री में 300 करे, तो पता लगता है कि इनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। लेकिन अभी इनकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है, यहाँ पे उल्टा कम हो रही है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी 1100 1500 तक के 1400 तक के ऑर्डर्स जो है अपने रेवेन्यू के अंदर, मतलब ये लोग कंप्लीट कर चुके थे, रेवेन्यू कर चुके थे। अब ये कम होने का रीजन जो है वो इनकी बैलेंस शीट से कनेक्टेड है। बैलेंस शीट से कनेक्टेड इस तरीके से है, बोरिंग्स यहाँ पे देख रहे हो आप 2200 करोड़ की हैगी। इतनी ज्यादा बोरिंग है कंपनी के ऊपर कि बैंक ने इनको आगे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए पैसा ही नहीं दिया। क्योंकि इन लोगों को क्या होता है, बैंक से लिमिट मिलती है कि अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप बैंक से पैसा लेते रहो, बैंक आपको पैसा देता रहेगा, आप वर्किंग कैपिटल की तरफ से यूज करते रहो, आपको क्लाइंट का ऑर्डर कंप्लीट करते जाओ, क्लाइंट से पैसा लेते जाओ, बैंक को चुकाते जाओ, वापस ये साइकिल चलती जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये इंफ्रा कंपनीज है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इनके ऊपर डेट होती ही है। तो पहला रीजन ये 2200 करोड़ बैंक ने इनको आगे डेट नहीं दिया, आगे पैसा नहीं दिया वर्किंग कैपिटल के लिए, तो यहाँ पे ये जितना कंप्लीट कर सकते थे उसका 2/3 ही कंप्लीट किया है, ऐसा इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया। अब जब 2/3 कंप्लीट किया है तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इनके पास में हैंगे लेकिन पैसा नहीं है। अब पैसा कहाँ से आएगा? पैसा लाने के लिए इन्होंने किया QIP। QIP मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स प्रोसीड, मतलब बड़े बड़े जो क्वालिफाइड बायर्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन लोगों से डील करी, बात करी, उनको नए शेयर्स बेचे। एग्जिस्टिंग शेयर्स तो है ही मार्केट के अंदर, नया शेयर्स इन्होंने और बेचा आएगा। 1500 करोड़ से पैसा उठाया, 1500 करोड़ रुपए इन्होंने, और 1500 करोड़ से इन्होंने अपनी डेट को रीपे किया। जो 2200 करोड़ की डेट यहाँ देख रहे हो आप, ये कम हो गई है क्योंकि सितंबर 23 में अपडेट हुआ था। अब जब मार्च का अपडेट आएगा वहां पे आपको ये डेट कम नजर आएगी, और काफी सिग्निफिकेंटली कम नजर आएगी। तो बैलेंस शीट इनकी इंप्रूव हो गई है, प्लस कंपनी का कहना है कि ये नेट डेट पॉजिटिव हो गया। डेट पॉजिटिव का मतलब ये होता है इनके पास में कैश हैगा, इनको क्वार्टर्स में, आने वाले क्वार्टर्स में जो भी डेट देनी हैगी उसके लिए इन्होंने पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ हैगा। जब जब पे करनी होगी ये करते जाएंगे, तो इनको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी लिक्विडिटी की। और आगे जो इनके जो क्वार्टर्स देख रहे हो आप, ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ दिसंबर में इन्होंने लॉस किया है, अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट इनका मार्च वाला क्वार्टर जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगा, और FY25 भी आगे ग्रेजुअली ये लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे अच्छे से। अब आगे ये कंपनी अगर कह रही है ये प्रॉफिटेबल होगी, तो इन पे कितने ऑर्डर्स आगे आएंगे? अगर मल्टी बैगर बनना है स्टॉक को, तो ऑर्डर बुक होनी बहुत जरूरी है। तो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में जब आप आओगे, लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल है ये क्वार्टर थ्री की, यहाँ पे देखो इन्होंने बताया कि न्यू ऑर्डर्स जो इनको क्वार्टर थ्री में मिले हैं 2400 करोड़ के मिले हैं। कुछ LOI चल रहे हैं, मतलब लेटर ऑफ इंटेंट, उसका मतलब ये होता है कि डिस्कशंस वगैरह चल रहे हैं, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, हो सकता है वो भी आगे ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? फर्स्ट इंटरनेशनल EPC ऑर्डर मिला है पिछले 3 साल के अंदर। फर्स्ट इंटरनेशनल EPC ऑर्डर क्या है? वो ये है, प्लेनिट्यूड नाम की कंपनी है, इन्होंने
यहाँ पे इनको ऑर्डर दिया है 221 मेगावाट स्पेन के अंदर, और ये 3 साल के अंदर पहला ऑर्डर है एसडब्ल्यू सोलार ने इंटरनेशनल लिया है। उसके पहले इंटरनेशनल ऑर्डर्स कर रहे थे, कोविड के बाद इन्होंने बंद कर दिया, वापस से शुरू किया हैगा। काफ़ी बड़ा ऑर्डर रहेगा। दूसरा ऑर्डर जो इनको मिला हैगा या मिलने वाला हैगा आप कह सकते हो, क्योंकि जो फाइनल डील है वो भी अवेटेड है। ये नाइजीरिया की कंपनी है सन अफ्रीका, एमओयू साइन किया है गवर्नमेंट के साथ में इनकी, और इसकी जो क्वांटम है वो बहुत बड़ा है। 961 मेगावाट यहाँ पर है, 455 मेगावाट यहाँ पे ये लोग अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे इनके साथ में काम करने वाले हैंगे। प्लस बाकी अगर आप नंबर्स की बात करें, क्योंकि ऑर्डर्स इनके पास में बहुत है, डोमेस्टिकली राजस्थान में ऑर्डर है इनके पास में, और अलग अलग शहरों के नाम इन्होंने यहाँ पे बता रखे हैं। अगर आप पॉज करके पढ़ोगे तो सारे यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएंगे कि इन्होंने किस किस शहर में कौन कौन से ऑर्डर पाइपलाइन की बात करी हैगी। लेकिन जो ऑर्डर इन हैंड है, जो लेटर एकदम साइन हो गया, कमर्शियल जो साइन हो गया, आप देख सकते हो FY24 में 9 महीने के अंदर कंपनी ने 5500 करोड़ 5500 करोड़ की ऑर्डर बुक इन पे है। अभी Q4 के नंबर्स आने बाकी हैं। इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो पूरे साल के अंदर ये लोग कर रहे थे, इस बार ये लोग पिछले 4 साल से बड़े ऑर्डर्स, मतलब उसको आउट परफॉर्म करेंगे अपने ऑर्डर बुक के अंदर। तो इनकी ऑर्डर बुक जो है पिछले 4 साल के अंदर सबसे बड़ी होने वाली है। काफी लोगों का यही मानना होगा, एक सवाल भी ये होगा कि जब ऑर्डर बुक आगे बढ़ जाएगी 5500 करोड़ से और बढ़ेगी, Q4 के नंबर फॉर एग्जाम्पल 1000 करोड़ आए, 1500 आए, 2000 आए, ठीक है, तो 6000 7000 करोड़ तक की अगर ऑर्डर बुक इनकी हो जाती है, हाईएस्ट एवर इन 4 ईयर्स, तो क्या स्टॉक को हम खरीद लें? क्या ये आगे मल्टी बैगर बन सकता है? तो देखो, उसके लिए मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई अभी, कि देखो इनके मार्जिन जो है वो लगभग एबिटा मार्जिन जो है इनका 8% के आसपास में हैगा। इन्होंने यहाँ चार्ट दे रखा है उसका। तो 8% का मार्जिन जो कंपनी अपने एनुअली कर रही है, अगर ये 8% पे आ जाते हैं, ठीक है, अपने जितने भी इनके बिडिंग वगैरह करते हैं वो अच्छे से करते हैं, मार्जिन उससे और 10-11% करते हैं। इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला भी है, इनका टारगेट 10-11% तक के मार्जिन का होने वाला है। अगर कंपनी 10-11% का मार्जिन अचीव कर लेती है, तो डेफिनेटली ये कंपनी आगे अच्छी पॉजिटिव प्रॉफिट आपको दिखाएगी। दूसरी चीज, देखो ऑर्डर बुक के बेसिस पे आपको नहीं खरीदना चाहिए स्टॉक, क्योंकि अगर आप आज 8000 देख रहे हो सकता है अगले साल वो 5000 रह जाए या 2000 रह जाए, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है डोमेस्टिकली। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चेंज आता है, क्योंकि रेगुलेटर है, देखो रेगुलेटर अगर कुछ भी चेंज करेगा तो रिस्क आपके सर पे बना रहेगा। तो कोई भी अगर स्टॉक खरीदने के बारे में इसमें सोच रहा है, देखो मेरी तरफ से कोई भी एनकरेजमेंट नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो। कंपनी अच्छी है, नो डाउट, सेक्टर बहुत अच्छा है, नो डाउट, दोनों चीजें काफी अच्छी, टेलविंड है सेक्टर के अंदर, और कंपनी के अंदर एक्सपर्टीज है, कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म आगे जाने की कैपेबिलिटी है। तो अगर आपको स्टॉक खरीदना ही है, आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदो, पहली बात है, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर आप इसको डिटेल में और पढ़ोगे, यहाँ पे इनको ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ से अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं सोलर के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पे धूप बहुत होती है ओमान वगैरह के अंदर। चाइना का अच्छा कंपटीशन दे रहा है एसडब्ल्यू सोलार को, लेकिन चाइनीज कंपनी की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए जो ट्रैक्शन है वो इंडियन प्लेयर्स को ज्यादा मिल रही है। तीसरी चीज, यूएस हो गया, स्पेन हो गया, आपने देख ही लिया, वहां से भी अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे इनको आगे जाकर के। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को शायद मैं बता देता हूँ, यहाँ पे शायद पता भी होगी, कि रिलायंस का इसमें 32% का स्टेक है, रिलायंस न्यू एनर्जी का। रिलायंस न्यू एनर्जी का काफी एम्बिशियस प्लान है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आगे खर्चा करने वाले हैं ये लोग, इसीलिए 32% का स्टेक इन्होंने कंपनी में ही खरीद लिया, तो ताकि इनको कॉस्टिंग वगैरह का बेनिफिट मिले। तो नेट नेट अगर रिलायंस आएगा अपने न्यू ऑर्डर्स के साथ में, तो इस कंपनी को और एक बड़ी ऑर्डर बुक मिलेगी, काफी अच्छा एक पुश मिलेगा इनकी बैलेंस शीट में, इनके प्रॉफिट एंड लॉस में। तो नेट नेट ऑर्डर्स बहुत सॉलिड है, कंपनी की कैपेबिलिटी बहुत सॉलिड है, ठीक है। सोलार के अंदर जितना भी काम होता है कंपनी सब करती है, एंड टू एंड सारा कुछ करती है, प्लस सपोर्ट एंड मेंटेनेंस भी देती है। सपोर्ट एंड मेंटेनेंस का मतलब ये है, अगर आपके 50 क्लाइंट हो गए ग्लोबली, तो उन 50 क्लाइंट्स के, बड़े बड़े क्लाइंट्स के सपोर्ट आप दोगे, मेंटेनेंस आप करोगे, उससे भी अच्छा रेवेन्यू आता है, और 20-25% का मार्जिन बनता है उसके अंदर। मैंने पहले भी काफी वीडियोस में आप लोगों को समझा रखा है, आप लोग गाड़ी खरीदते हो, मारुति आपको गाड़ी दे देता है, लेकिन बाद में जब आप सर्विस कराने जाते हो ना, कंपनी को ज्यादा बड़ा मार्जिन उस सर्विसिंग के अंदर मिलता है, क्योंकि आप उनसे सारे कुछ काम करवाते हो, जो भी स्पेयर पार्ट्स और ऑयल वगैरह आप चेंज कराओगे, उससे कंपनी को मार्जिन अच्छा मिलता है। सेम चीज यहाँ पर है, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस इज अ बिग रेवेन्यू जनरेटर प्लस मार्जिन जनरेटर एज वेल, ठीक है। तो नेट नेट मेरी तरफ से देखो, मैं आपको यही बोलूंगा, वैल्यूएशन अभी थोड़े ज्यादा फ्रॉथी हैं। फ्रॉथी का मतलब महंगे हैं। महंगा क्यों है? जो स्टॉक देख रहे हो अब, यहाँ पे था लगभग 260 के लेवल पे, वो यहाँ पहुंच गया 654। क्या रेवेन्यू 3 टाइम्स हुआ है? अगर आप यहाँ रेवेन्यू देखोगे, तो यहाँ पे तो रेवेन्यू 3 टाइम्स हुआ ही नहीं क्वार्टर के अंदर, ठीक है। रेवेन्यू तो उल्टा आप देख रहे हो, 700 करोड़ वाला अगर रेवेन्यू 2100 करोड़ हो जाता, 1800 करोड़ हो जाता, तो मेरे को समझ में आता कि ये 3 टाइम्स हो गया है, ठीक है। काफी लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे बैलेंस शीट इंप्रूव हो गई है, हमें ऑफ कोर्स बैलेंस शीट इंप्रूव होने की वजह से इन्होंने क्यूआईपी किया। देखो क्यूआईपी किया है, अभी पैसा आया हैगा, पैसे का यूज डेट को पे करने के लिए किया है, एक्सपेंशन करने के लिए नहीं किया है। आप इस चीज को समझो, एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक को इन्हें कंप्लीट करना होगा, रेवेन्यू बढ़ाना होगा, प्रॉफिटेबल होना होगा, तब जाकर के स्टॉक के चलने का आपको मजा समझ आएगा कि हाँ यार, अब ये बढ़ रहा है तो ये सेंसिबली बढ़ रहा है।
तो किसी को अगर खरीदना है, आपने अगर ऊपर खरीद लिया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने कोई घटिया कंपनी नहीं खरीदी है, कंपनी अच्छी है, नो डाउट, मार्केट लीडर है, प्लस एफआईआई डीआई की बहुत अच्छी कन्विक्शन है। 11% 12% जो है एफआईआई के पास है, 10% के लगभग डीआई के पास है। पब्लिक में कुछ एचएनआई कैटेगरी के लोग हैं, पब्लिक के पास मात्र 20% का स्टेक है, 32% रिलायंस के पास है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आपने कोई घटिया कंपनी नहीं खरीदी है, कंपनी अच्छी है, सिर्फ वैल्यूएशन महंगी है। अगर आपके पास में ऊपर का भाव हैगा, यहाँ पे अभी एवरेज मत करो, थोड़ा सा वेट करो और एक हफ्ता थोड़ा प्राइस को देखो किस तरीके से प्राइस मूव करता है आगे। अगर कंसोलिडेशन में आता है तो आप एवरेज करो, और टूटता है प्राइस अगर, ठीक है, मुझे नहीं पता टूटेगा या नहीं टूटेगा, मार्केट का अपना मूड है चलने का। अगर आपको 400 का भाव मिल जाए फिर तो आप जरूर एवरेज कर लेना, क्योंकि ये काफी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट बनेगा। अगर 400 के भाव में आपको एवरेज करने को मिले बिल्कुल करो। किसी को फ्रेश पोजीशन अगर बनानी है तो कम से कम 5 साल का व्यू लेकर के चलो। 5 साल क्यों? क्योंकि 2028 के अंदर ये मार्केट लगभग 200 गीगावाट का होगा डोमेस्टिकली, और ग्लोबली अलग होगा। तो उसको देखते हुए आप अगर इसको लॉन्ग टर्म का व्यू बनाओगे तो ये स्टॉक आपके लिए मल्टी बैगर बन सकता है, लेकिन आपके अंदर 5 साल होल्ड करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप 5 साल नहीं होल्ड कर सकते हो तो आप इस स्टॉक को छोड़ दो, क्योंकि 2-3 साल में कोई चमत्कार नहीं होगा। चमत्कार इसीलिए कह रहा हूं, देखो यहाँ पे तो मोदी जी ने बोल दिया हम सपोर्ट करेंगे, पब्लिक ने खरीद लिया। अरे मोदी जी ने बोला हम सपोर्ट करेंगे, ये थोड़ी बोला कल से स्टॉक को खरीद लो। तो थोड़ा अब ये लॉजिक लगाओ इसके अंदर। अभी रेवेन्यू डबल नहीं हुआ है, ट्रिपल नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बैलेंस शीट इंप्रूव हुई है, अभी आगे जाके कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। तो अगर आपको यहाँ नीचे का भाव मिले कहीं 350 400, क्योंकि बहुत अभी वॉलेटिलिटी है, हो सकता है नीचे आ जाए, हो सकता है ना आए, किसी को बहुत जल्दी है खरीदने की, तो 453 के लेवल पे आप इसको स्टैगर्डली खरीदना, धीरे धीरे करके खरीदना, एक साथ पूरा बल्क बाय मत करना, ठीक है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, देखो आने को ये 250 के लेवल पे भी आ जाए, मुझे नहीं पता, हो सकता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट्स है। और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से खरीदना, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड बिल्कुल नहीं करना स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये मूड से चलने वाले स्टॉक हैंगे। न्यूज फ्लो आएगा स्टॉक ऊपर, न्यूज फ्लो नेगेटिव आएगा स्टॉक फ्लो, मतलब स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाएगा। सब कुछ न्यूज फ्लो के बेसिस पे चलता है। लेकिन जो समझदार इन्वेस्टर है, जो फंडामेंटल देख रहा है, जो कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ रहा है, ऑर्डर बुक को पढ़ रहा है, वो लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलना चाहिए उसको, और उसको अगले 5 साल तक स्टॉक को खरीदने के बाद बिल्कुल लोड नहीं देना चाहिए, 5 साल तक छोड़ दो इसे। लेकिन कोशिश करो कि आपका एवरेज अच्छा रहे। आपका एवरेज अगर ये यहाँ नीचे 380 400 या लगभग यहाँ के नीचे के भाव तक आता है आपका एवरेज, तभी आप एक अच्छा रिटर्न बना पाओगे। अगर आप महंगा खरीद लोगे तो आप फिर लंबे समय तक फंसे रह जाओगे वाली बात है। 2 साल आपके ऐसे निकल जाएंगे स्टॉक में, या हो सकता है कि 2 महीने बाद ही स्टॉक चल जाए। तो नेट नेट देखो यही है पूरा एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी एक क्लैरिटी मिलेगी इनके कॉन्फ्रेंस कॉल से, इनकी ऑर्डर बुक से। आपका कोई भी क्वेश्चन आप जरूर कमेंट करना, मैं आपको जरूर कमेंट भी आपका लूंगा। आपको अगर वीडियो में इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इन्फॉर्मेटिव लिखना, हेल्पफुल लगी हो तो हेल्पफुल लिखना, उससे मुझे काफी अप्रिसिएशन मिलेगा अपने काम को लेकर के। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, हम कोई चीज नहीं कवर कर रहे हैं जो आप चाहते हैं हम कवर करें, हम उसको और डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। मेरे चैनल पे आपको और भी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे नए आए हो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करना। आप 2 वीडियो जरूर देखना, ह्यूज फॉल अहेड, बुक प्रॉफिट्स, मैंने आपको ये 2 हफ्ते पहले बताया था किस तरीके से फॉल आएगा, किस तरीके से चीजें आपको इसमें अपने पोर्टफोलियो में करनी चाहिए, प्लस हाउ टू मेक बिग मनी इन बुल रन, कैसे बड़ा पैसा बना सकते हो। ये कोई क्लिक बेट नहीं है, काफी अच्छे पॉइंट्स मैंने इसमें समझा रखे हैं आप लोगों को, आप ये चीज जरूर देखना। बाकी कोई भी वीडियो अगर आप इस चैनल के ऊपर किसी भी स्टॉक की देखते हो तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू मिलेगा। 6 महीने पुराना वीडियो भी देखोगे आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी इसके अंदर। कोई भी क्लिक बेट हम लोग इस चैनल पर नहीं डालते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।